हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, यह हमारी सीरीज 12th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम? बायो सेवर्ट का नियम होता है जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये कोई चालक है, इस चालक में हमने वैद्युत धारा आई प्रवाहित की। ठीक, और इस चालक के एक अल्पांश भाग ले लिया हमने डीएल। क्या ले लिया बेटा? इस चालक का एक अल्पांश भाग डीएल। ठीक है, जब कोई चालक है, उस चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि इस अल्पांश भाग से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। कोई बिंदु क्या है? P। कितनी दूरी है? R। और चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है बेटा? dB। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और इसका बेटा बनने वाला कोण कितना है? ये कितना कोण बना रहा है? अल्पांश थीटा। यहां लिखेंगे क्या हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक के अल्पांश भाग डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है बेटा? dB। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो यहां बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि ये जो dB है ये इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। dB अनुक्रमानुपाती होगा I के, और dB अनुक्रमानुपाती होगा इस अल्पांश की लंबाई के। कितना? dl के। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। और dB जो अनुक्रमानुपाती होगा वो किसके होगा बेटा? इस कोण थीटा के। ये कितना कोण होगा? साइन थीटा। तो dB अनुक्रमानुपाती किसके होगा बेटा? साइन थीटा के। इसे समीकरण नंबर 3 मानेंगे। और dB व्युत्क्रमानुपाती होगा इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के। तो dB अनुक्रमानुपाती होगा 1/r² के। ठीक है, तो समीकरण 1, 2, 3 व समीकरण 4, इन चारों समीकरणों को मिलाने के बाद जो हमारा dB है वो अनुक्रमानुपाती होगा IDL sin थीटा अपॉन r² के, है ना बेटा। और इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक ले लेते हैं μ0/4π। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट? μ0/4π। तो dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r²। ठीक है, और इस μ0/4π की जो एक वैल्यू होती है पहले तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा बेटा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कितना होगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और जो हमारा ये μ0/4π होता है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। कितनी होती है? 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट। ठीक है, और जो हमारा ये μ0 होता है, ये होता है क्या बेटा? μ0। इसको बोलते हैं हम चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं बेटा?
चुंबकशीलता। ठीक है, इसकी जो विमा होती है वो होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और न्यूटन की विमा होती है mL/t-2 और एम्पियर स्क्वायर, यही होगी ना बेटा। तो ऊपर जाने के बाद देखो क्या होगा, mL/t-2 A-2 m, यहां लिख देता हूं अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, mL/t-2 A-2, ये होती है बेटा इसकी विमा। अब देखो एक बात बताओ, जब हमारा ये है dB = μ0/4π IDL sin θ/r², तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, हम ये भी तो लिख सकते हैं dB = 10⁻⁻7 IDL sin θ/r²। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें बायो सेवर्ट ने ये नियम दिया है कि जब किसी चालक के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चालक के अल्पांश भाग dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, उसके कोण के अनुक्रमानुपाती होगा, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा स्टूडेंट, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यह है हमारा बायो सेवर्ट का नियम। अब हम पढ़ेंगे एक चीज में, छोटा सा टॉपिक है लोरेंज बल। क्या होता है लोरेंज बल? अब हम पढ़ेंगे लोरेंज बल के बारे में। क्या होता है लोरेंज बल? इसकी डेफिनेशन है, यदि कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो कण पर कार्य करने वाला परिणामी बल लोरेंज बल कहलाता है, जो होता है F = QVB sin थीटा। ठीक है, यदि कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो कण पर कार्य करने वाला परिणामी बल क्या कहलाता है स्टूडेंट, लोरेंज बल कहलाता है। इसको आप एग्जांपल से समझो। आवेशित कण तो हो आप, है ना स्टूडेंट, आप आवेशित कण हो, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जहां दोनों उपस्थित हों। विद्युत क्षेत्र मतलब आपके पापा जी, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र आपकी माता जी। ठीक, आपने कोई गलती कर दी, है ना, आपने कोई गलती कर दी, तो ये तो क्या है विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और ये है आप, मतलब तो ये है आवेशित कण। तो लोरेंज बल क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में उपस्थित हो जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो ऐसे जो कण पर लगने वाला परिणामी बल होता है उसको हम कह लेते हैं लोरेंज बल। ठीक है, मान के चलो आपने कोई गलती कर दी जी, गलती करने के बाद आप घर आए, घर आने के बाद आपकी पापा जी ने भी क्लास ली और माता जी ने भी क्लास ली। ठीक है, इधर से आपको पिताजी डांट रहे हैं, इधर से आपको माताजी डांट रही हैं, तो आप पर जो कार्य करने वाला परिणामी बल होगा, आप पर जो कार्य करने वाला परिणामी बल होगा उसी बल को हम क्या कहलाएंगे, वही बल कहलाएगा आपका लोरेंज बल। आप पर जो कार्य करेगा लोरेंज बल। क्यों? क्योंकि आपको पिताजी की भी सुननी पड़ रही है, आपको माताजी की भी सुननी पड़ रही है, आप कोई गलत काम करके आगे, है ना, तो पिताजी ने भी आपको डांटा, माताजी ने भी आपको डांटा, तो थोड़ी देर तो आप सुनते रहोगे, पता चला अरे चल थोड़ी देर तो डांट रहे हैं, फिर क्या कुछ कह रहे हैं, है ना, तो आप पर जो कार्य करने वाला बल होगा ना, परिणामी जो आप पर बल लगेगा वो कहलाएगा आपका लोरेंज बल। थोड़ी देर आप उस डांट को सहन करोगे, उसके बाद पिताजी भी अपने काम को चले गए, माताजी भी अपने काम को चले गए, आप बात को भूल जाओगे। ठीक है, तो आवेशित कण को ऐसे क्षेत्र में रखें जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, लोरेंज बल, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं F = QVB sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।